हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आरपीएससी राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल अपने वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपने यहाँ से करेंगे सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका रहा है? सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र हो गए, वंश परंपरा होगी, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचि आदि की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब सिक्के व मुद्राएं, अब इनको अलग अलग पार्टों में बांटा है। गुप्तकालीन सिक्के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? पंचमार्क या आहत सिक्के हो गए, ठीक है। नंबर 3 पे कहता है स्वर्ण व ताम्र सिक्के हो गए। नेक्स्ट अपना लेख युक्त मुद्रा होगी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? स्वर्ण व रजत मुद्रा, ठीक है। अब इसका अपन थोड़ा डिटेल में वर्णन कर लेंगे। गुप्तकालीन सिक्के में क्या? गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा सुवर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनार तथा सुवर्ण कहा जाता है। चांदी के सिक्के इस काल में रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में थी, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्के से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। क्या मिलती है? महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। समुद्रगुप्त के वीणावादक व व्यंग्यहीनता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कीर्तिज्ञ प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट अपने पंचमार्क सिक्के, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें 500 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं। कौन सी हैं? चांदी व तांबे के हैं, सबसे पहले जो प्राप्त हुए थे। इन पर केवल चित्र है। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है लेख युक्त मुद्रा। मौर्योत्तर काल में जब हिंद यूनानी शासकों ने भारत पर अधिकार जमाया तो उनके द्वारा लेखों वाले सिक्के जारी किए गए। कौन से सिक्के जारी किए थे? लेखों वाले सिक्के जारी किए गए, जो लेख युक्त मुद्रा या सिक्के कहलाए। क्या कहलाए थे? लेख युक्त मुद्रा या सिक्के कहलाए। इन सिक्कों पर लेखों के अतिरिक्त इसे जारी करने वाले शासकों की आकृति भी होती थी, ठीक है। हिंदू यूनानी शासकों का इतिहास इन सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया था। किनका लिखा गया था? हिंदू यूनानी शासकों का इतिहास इन सिक्कों पर ही के आधार पर ही लिखा गया था। तो नेक्स्ट अपना है स्वर्ण व ताम्र सिक्के। अब स्वर्ण व ताम्र सिक्के कौन से? कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए थे। किसके समय में आए थे? कुषाणों के समय में आए थे, ठीक है। अब इसमें सिक्कों व मुद्राओं से क्या जानकारी मिलती है? इस पर आपका क्वेश्चन मिला है, सिक्कों व मुद्राओं से क्या जानकारी मिलती है? सिक्कों पर राजा का नाम, ठीक है। किसका नाम था? राजा का नाम, राज चिन्ह है, धर्म चिन्ह है व तिथि अंकित होने के कारण कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के, अश्व में क्या हो गया? घोड़ा, ठीक है। यूप मैंने यज्ञ के चिन्ह व अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार उसे एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करता है। सिक्कों के साथ ही मोहरें भी प्रचलित थी। किसके साथ? सिक्कों के साथ क्या प्रचलित थी? सिक्कों के साथ मोहर। अब देखो, सिक्कों के साथ क्या प्रचलित में थी? मोहरें भी, ठीक है। मोहरें भी प्रचलित थी। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारी गण हो गए, ठीक है, व्यापारी हो गए या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे, ठीक है। बसाड़ या प्राचीन विशाली से
274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कितनी मिली हैं? 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जो इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। अब सिक्कों से प्राप्त जानकारी। अब सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? इसमें है तिथि क्रम निर्धारण करना। ठीक है, तिथि क्रम निर्धारण करना। नंबर 2 पे क्या है? धार्मिक विश्वास की जानकारी होगी। नंबर 3 पे क्या है? कला पर प्रकाश हो गया। नंबर 4 पे क्या है? व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी होगी। नंबर 5 पे क्या है? साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान हो गया। नंबर 6 पे क्या है? नवीन तथ्यों का उद्घाटन। ठीक है। नंबर 7 पे क्या है? शासकों की रुचियों का ज्ञान। ठीक है। अब सिक्कों से प्राप्त जानकारी क्या होगी? आपको पता लग गया सारा ये। तो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? उत्खनन से प्राप्त अवशेष। पश्चिमकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पूरा विशेष ही मुख्य स्रोत हैं। प्राप्त औजारों एवं मर्द भांडों, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मिट्टी के बर्तन से हम भारत में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। ठीक है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए। कितने क्या प्राप्त हुए थे? पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए। ठीक है। तो मानव का उपयोग करने लगा। ठीक है, मानव इसका क्या करने लगा था? उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मर्दभांड संस्कृतियां विद्यमान रही हैं। ठीक है। इन विचारों का मैं आपको नाम बताती हूँ, उनके कौन कौन सी थी 4। इसमें अपना पहला आ रहा है गेरुए रंग युक्त मर्दभांड संस्कृति। ठीक है। नंबर 2 पे क्या है? काले व लाल मर्दभांड परंपरा होगी। ठीक है। नंबर 3 पे क्या है? चित्रित स्लेटी रंग की मर्दभांड संस्कृति होगी। ठीक है। और नंबर 4 पे क्या है? उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति होगी। ठीक है। अब इसे में इसका महत्व क्या क्या है? भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए मर्दभांडों का महत्व बताइए। अब इसका महत्व क्या है ये आप बताती हूँ। इसके पुरातात्विक स्रोतों में मर्दभांडों का भी अपना महत्व है। क्या इसका अपना ही महत्व है? ये मर्दभांड तात्कालीन समाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। किसके द्वारा? तात्कालीन समाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इन मर्दभांडों के द्वारा हम न सिर्फ उनकी तकनीकी कुशलता को जान लेते हैं, बल्कि उसके फैलाव से उस संस्कृति के विस्तार को भी जान लेते हैं। ठीक है। ये मर्दभांड उसके फैलाव से उस संस्कृति के विस्तार को भी जान लेते हैं। ठीक है, बल्कि उसके फैलाव से उस संस्कृति के विस्तार को भी जान लेते हैं। ये मर्दभांड प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक पाए जाते हैं, तथापि इसका महत्व पाक इतिहास, कौन सा है? पाक इतिहास और आदि इतिहास के लिए अधिक है। ठीक है। अब उसके बाद है स्मारक मंदिर एवं भवनों में से किस प्रकार की जानकारी मिलती है। और जिसका ये हो गया ना, स्मारक मंदिर एवं भवन से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसमें देखो, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष हो गए। ठीक है, स्तूप हो गए, चैत्य हो गए, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं। ठीक है। इससे उसकी काल संस्कृति व राजनीतिक जीवन से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो स्मारक मंदिर एवं भवन, अभी देखो इसको 4 पार्ट में माना। स्मारक मंदिर व भवन को मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेष। ठीक है, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे क्या है? देवगढ़ का भीतरी गांव मंदिर हो गया। ठीक है। नंबर 3 पे क्या है? कंबोडिया के अंकोरवाट के स्मारक। ठीक है। नंबर 4 पे क्या है? जावा के बोरोबुदुर के मंदिर हो गए। ठीक है। अब इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताती हूँ। इसमें क्या आएगा? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेष, इससे हमें वहाँ की सभ्यता व संस्कृति की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है। नंबर 2 पे क्या है? देवगढ़ व भीतरी गांव
मंदिर। इससे गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। नंबर 3 पे क्या था? नंबर 3 पे हो जाए पे कंबोडिया के अंकोर वाट के मंदिर व जावा का बोरोबुदुर का मंदिर। ठीक है, इससे क्या है? इससे दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है, में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्या प्रश्न बन रहा है? भारतीय इतिहास को जानने में स्मारक मंदिर एवं भवन क्यों महत्वपूर्ण है? अब ये क्यों किस लिए महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताती हूँ आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, स्मारक मंदिर या भवन, क्या है? स्मारक मंदिर या भवन जानने का एक प्रमुख स्रोत है। स्मारक मंदिर या भवन, स्मारक ऐसी इमारतें हैं जो आज भी लगभग उसी रूप में मौजूद है। ठीक है, इन इमारतों के अध्ययन से हमें जहाँ एक और उनका तकनीकी कौशल, रहन सहन के स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर इससे उनका कला के प्रति दृष्टिकोण का भी पता चलता है। वहीं छोटी व कमज़ोर इमारतों से उस शासन या राजवंश की कमज़ोर आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है। ठीक है, प्रयुक्त सामग्री जैसे डिजाइन और उसकी भव्यता से उस काल की तकनीकी कुशलता की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में जो मंदिर व स्तूप मिले हैं उससे भारतीय संस्कृति के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरणतः इसका उदाहरण क्या है? जैसे जावा का बोरोबुदुर का मंदिर और कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर इस बात के परिणाम है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का फैलाव इस देश की सीमा रेखा के बाहर भी हो रहा है। ठीक है, क्या है? इसका उदाहरण है जावा का बोरोबुदुर का मंदिर हो गया और कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। इस बात के परिणाम है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का फैलाव इस देश की सीमा रेखा के बाहर भी हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने ये क्वेश्चन बनेगा, एक शैल चित्र कला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आपको कल स्टार्ट करूँगी, तो आप इतना वर्क को नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।